हेलो 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 एवरीवन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक फॉर सीयूईटी 2024 अकाउंटेंसी पेपर के लिए, दैट इज अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात तो ये निकल के आई कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है। बच्चों, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन पर्पस इज नॉट टू जनरेट प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी और पब्लिक, इन जनरल पब्लिक वी कैन से दैट। सो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे टॉपिक को। आपको मैं पहले बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी एनसीईआरटी बुक से। जैसा मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था कि एनटीए हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और एनटीए खुद बोलता है कि एनसीईआरटी जो है उस पे बेस्ड हम टॉपिक्स पूछेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, जहां से आने वाला है जरा उसी पे हम लोग फोकस करते हैं। आइए समझते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं, जो यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है। समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। देयर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस There are certain organizations which are set for providing services to its members and public in general. Such organizations include clubs, charitable institutions, schools, religious organizations, trade unions, welfare societies, and societies for promotion of art and culture. कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए गए हैं इसलिए ताकि हम पब्लिक को सर्विसेज दे सके या स्पेसिफिक मेंबर्स को सर्विसेज दे सके, उन ऑर्गेनाइजेशंस को नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, स्कूल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, वेलफेयर सोसाइटीज एक्सेट्रा। ठीक है ना, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इसमें। द ऑर्गेनाइजेशंस have service as the main objective and not for profit in the case of the organization। भाई यहाँ पे इनका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि सर्विसेज दी जा सके। इनका मेन पर्पस ये नहीं होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, बट इनका मेन पर्पस होता है लोगों को सर्विसेज देना। ठीक है ना। नॉर्मली दीज ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट undertake any business activities and are managed by trustees who are fully accountable for their members and the society for the utilization of funds raised for meeting the objectives। अरे भाई यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है। कुछ ट्रस्टीज अपॉइंटेड होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के, जो फुल्ली अकाउंटेबल होते हैं अपने मेंबर्स के लिए कि भाई जितना भी पैसा आया था उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज किया गया है, कहाँ यूटिलाइज किया गया है, ये देखने के लिए। मैं जरा पहले पेन चेंज कर लेता हूं। हाँ जी, अब समझिएगा। हैंस दे आर ऑल्सो हैव टू मेंटेन proper accounts and prepare financial statement which takes the form of receipt and payment account, income and expenditure account and the balance sheet। अगर हम बात करें कि भाई कैसे अकाउंटिंग होती है इन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इन ऑर्गेनाइजेशन की मेजरली अकाउंटिंग करने के लिए बच्चों मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो पहली चीज तो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहा, इसलिए इसका कभी भी P&L अकाउंट नहीं बनेगा। नेवर एवर। क्योंकि सर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बने हैं ताकि पब्लिक को सर्व कर सके, प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं है। इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट या P&L अकाउंट यहाँ पे बनेगा नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली एक बनेगा आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
तीसरा बनेगी आपकी बैलेंस शीट। बिकॉज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनों में, स्कूल्स की बात करूं, कॉलेजेस की बात करूं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात करूं, दे हैव सर्टेन असेट्स, दे हैव सर्टेन लाइबिलिटीज, एज वेल एज इनके साथ साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इन लोगों की बकायदा आपके कैपिटल फंड भी होता है। तो सर बैलेंस शीट की तो जरूरत पड़ेगी। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाया गया सर? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सर दे आर सर्टेन इनकम्स, ये भी भाई कुछ किसी तरीके के इनकम्स करते हैं, इनके भी कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। तो सिर्फ ये देखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कहां कहां से इनकम हुई है, कहां कहां पे एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा। और अगर हम बात करें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया जाता है, इट इज जस्ट अ समरी ऑफ कैश बुक, कितना कैश आया और कितना कैश गया। जैसे कि हम एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश बुक बनाया करते थे, उसी तरीके से एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश बुक तो बनती ही बनती है थ्रू आउट द ईयर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, बट एट द एंड ऑफ द ईयर हमें यह जानना होता है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट्स थे, और थ्रू आउट द ईयर कितना कैश आया, कितना कैश गया, और एंड ऑफ द ईयर में कितना कैश बचा। उसके लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स थ्री थिंग्स। वन इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या दिया है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया हुआ है। Not for profit organizations refers to the organization that are used for welfare of the society and are set up as charitable institution। ये एक तरीके के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के तौर पे मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। इनका मेन मुद्दा कभी भी ये नहीं होता कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, बट ये वेलफेयर करने के लिए बनाए गए हैं। स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, ये क्यों बनाए गए हैं सर? सर्टेन काइंड ऑफ सर्विसेज देने के लिए और लोगों का वेलफेयर करने के लिए, सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए। ठीक है ना? आगे बात करते हैं, द मेन एम टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पब्लिक और पब्लिक एट अ लार्ज। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ही सर्विसेज देंगे, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो पब्लिक एट अ लार्ज। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं स्कूल की बात करूं, तो स्कूल आर लाइबल टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज ओनली टू दोज स्टूडेंट विच आर एडमिटेड इन दैट स्कूल। जो बच्चे ऑलरेडी उस स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं उन्हीं को सर्विसेज देना है स्कूल को, सबको देने की जरूरत नहीं है। वहीं पे मैं बात करूं किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की अगर हम लोग बात करें, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पब्लिक एट अ लार्ज, वहां पे ये नहीं बोल सकते कि भाई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो है सिर्फ इन्हीं को हम सर्विसेज देंगे। वो तो सबके लिए भाई, मंदिर मस्जिद तो सबके लिए ओपन है, आइए दर्शन कीजिए और जाइए। ठीक है ना? आइए बात करते हैं अपन, नॉर्मली दे डू नॉट मैन्युफैक्चर। नॉर्मली देखा जाए तो ये किसी तरीके का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, परचेज और सेल नहीं करते हैं गुड्स का, मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना तो कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ना परचेज कर रहे हैं, ना सेल्स कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम देखें तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी ना के बराबर होते हैं। हैंस दे नीड टू मेंटेन मेनी अकाउंट्स, they need not maintain many books of accounts as trading concerns do। ट्रेडिंग P&L अकाउंट, ठीक है ना, इनको बनाने की जरूरत नहीं है। द फंड रेज बाय सच ऑर्गेनाइजेशन आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड। अब बेटा बात ध्यान रखना, एनपीओ किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होता है, देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। अगर ग्रुप ऑफ पीपल है बच्चों, तो ये लोग पैसा जुटाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे। जो पैसा इकट्ठा किया जाता है हम उसको कभी भी कैपिटल नहीं बोल सकते, बट उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल फंड। क्योंकि सर ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया है, कई लोगों ने एक तरीके का फंड क्रिएट किया है ताकि एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम चल सके, उसके पास पैसा अवेलेबल हो। ठीक है ना? आगे बात करते हैं द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। अब याद रखिएगा बेटा, द मेजर सोर्स ऑफ इनकम आर सब्सक्रिप्शन and for the from the members and donations, grants, aid, income and investment etc। इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है सर? इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है अगर सब्सक्रिप्शन। सिंपल सी बात समझना बेटा, अगर आप किसी
क्लब के मेंबर बनते हो, यू हैव टू सब्सक्राइब, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है स्कूल में, तब जाके आप पढ़ पाते हो। अगर फॉर एन एग्जांपल मान के चलिए कि कोई मैं ले सकता हूं कि कोई लाइब्रेरी है, अगर आप किसी लाइब्रेरी को यूज करना चाहते हो, अगेन आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम एक तो हो गया सब्सक्रिप्शन। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कई बार डोनेशन भी आता है, गवर्नमेंट से या पब्लिक से डोनेशन लिया जाता है। और कुछ इनके इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट से भी ये लोग पैसा उठा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये कुछ मेन सोर्सेज होते हैं, अभी हम आगे और पढ़ेंगे। और भी सोर्सेज होते हैं इनकम के, एक हो गया सब्सक्रिप्शन, एक हो गया डोनेशन, एक हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। दीज आर सम काइंड ऑफ इनकम्स जो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड लिखे जाएंगे, ठीक है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव, अब यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं, the main objective of keeping records in such organization is to meet statutory requirement and help them in exercising control over utilization of their fund। अब प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है? सिंपल सी बात है सर, फंड इकट्ठा है, उस फंड को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं, ये सब चीजें जानने के लिए प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। दे हैव ऑल्सो प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना। अकाउंटिंग फॉर सच पीरियड जो भी होता है, यूजुअली फाइनेंशियल ईयर ही लिया जाता है, वही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सर्टन इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, तो भाई फाइनेंशियल अकाउंट में क्या क्या बन जाएगा? एक तो आपका बन जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक आपका बन जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि आपकी बैलेंस शीट होती है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एंड सबमिट देम टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज कॉल्ड रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। जो भी ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उनको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को सबमिट करते हैं कि भाई देख लीजिए, हमने इतना फंड जुटाया, इस पैसे को ऐसे यूटिलाइज किया, एट द एंड ऑफ द ईयर ये हमारे असेट हैं, कैपिटल हैं और लाइबिलिटीज हैं। इस तरीके से पूरी डिटेल दे दी जाती है किसी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है ना। अब आइए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन? समझिएगा, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एक एक करके एलाबरेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए देखें, इसको पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलिए जी, ओके। फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग। सच ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इनका मेन काम होता है, मेन मोटिव होता है सर, सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? सर्विसेज प्रोवाइड करना। और सर्विसेज किसको दी जाएगी सर? स्पेसिफिक ग्रुप को दी जाएगी या पब्लिक एट लार्ज को दी जाएगी, जैसा भी कंडीशन हो। एग्जाम्पल दे दिए इन्होंने, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, रिक्रिएशनल सर्विसेज, लाइक हम लोग सोशल ग्रुप्स बना लेते हैं, सोशल क्लब्स बन जाते हैं रिक्रिएशन के लिए, स्पोर्ट्स क्लब बन जाते हैं, एंड सो फोर्थ। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, इसका मेंबर बनने के लिए एक नॉर्मल सी फीस देनी होती है। कई ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और कुछ में एक नॉमिनल कॉस्ट रखी जाती है कि भाई अगर मेंबर बनना है तो आपको ये कॉस्ट देनी पड़ेगी। पहला कैरेक्टरिस्टिक, भाई इनका काम क्या होता है? प्रोवाइड करना सर्विसेज। अब सर्विसेज किसको देंगे? कई ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को देगी, और कई ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं पब्लिक एट लार्ज को देगी, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटीज। सब्सक्राइबर टू द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड द मेंबर्स। जो इनके सब्सक्राइबर होते हैं बच्चों, उनको हम लोग मेंबर्स के नाम से पुकारते हैं। Their affairs are usually managed by managing executives and committees elected by the members। अच्छा, इनका इलेक्शन भी किससे होता है? मेंबर्स से। अरे यार, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कोई हेड तो चाहिए ना, कोई लीडर तो चाहिए ना। वो लीडर ऑब्वियस ही बात है, उनका एक मैनेजिंग ग्रुप हो जाता है, उसके कुछ एग्जीक्यूटिव कमिटीज होती है, और वो कमिटी के मेंबर भी जो होते हैं, वो जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको ही चुनते हैं कि भाई आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के पार्ट हैं, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट देखना है। आगे बात कर रहे हैं हम लोग, देखिएगा।
आगे बात कर रहे हैं, द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, डोनेशन, लेगसीज, ग्रांट इन एड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। ये कुछ मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है। सब्सक्रिप्शन मैंने अभी बताया आप लोगों को पहले ही कि भाई अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है तो आपको वहां पे पहले उनको सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ेगी, तब जाके आप वहां के मेंबर बन पाएंगे। दूसरा, डोनेशन, गवर्नमेंट से डोनेशन लिया जाता है, पब्लिक से डोनेशन लिया जाता है। लीगसीज, भाई कई लोग ऐसे होते हैं जो मरते मरते अपना जैसे हम लोग देखते हैं ना, अनाथालय को या फिर किसी ट्रस्ट को हैंड ओवर करके चले जाते हैं कि भाई ये मेरा जो प्रॉपर्टी है, ये जो मेरी जितने भी असेट्स हैं, मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूं, आप इसको एक अच्छे कॉज के लिए लगाइए, एक अच्छे काम के लिए लगाइए। दैट इज व्हाट वी कॉल लीगसीज। उसके बाद ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड की हम लोग बात करें तो ग्रांट इन एड सिंपल सी बात है, जो ग्रांट्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट से और लोकल पीपल से। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और कई बार ये ऑर्गेनाइजेशंस कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, वहां से भी इनकम उठाते हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, द फंड रेज बाय सच ऑर्गेनाइजेशन, द फंड raised by such organization from various sources are credited to capital fund और general fund। और ये जितना भी पैसा उठाया जाता है कैपिटल फंड में एड ऑन कर दिया जाता है या जनरल फंड में बना दिया जाता है, उस तरीके से यूज किया जाता है। अगली बात करें हम यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा, द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर is not distributed amongst the member। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने बोला एक हम बनाएंगे सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसकी एक खास बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर देन इट विल बी कॉल्ड एज सरप्लस। इसको हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको हम सरप्लस बोलेंगे, बिकॉज हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर रहे हैं। यहां पे प्रॉफिट शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, सरप्लस है। और उसका जस्ट ऑपोजिट अगर मैं बात करूं आपसे कि इनकम्स इज लेस देन एक्सपेंडिचर, देन दैट विल बी कॉल्ड एज डेफिसिट। इसको हम लॉस नहीं बोलेंगे, इसको हम डेफिसिट बोलेंगे कि भाई पैसा कम पड़ गया है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए हैं, इनकम्स कम हुई हैं। ठीक है जी, दैट विल बी कॉल्ड एज डेफिसिट। अब एक खास बात ध्यान रखिएगा, आप जब सोल प्रोपराइटर की अकाउंटिंग पढ़ते थे या पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ते थे, जितना भी प्रॉफिट होता था वो अगर सोल प्रोपराइटर है तो सोल प्रोपराइटर को मिलता था, और अगर पार्टनरशिप होती थी तो पार्टनर्स में डिवाइड होता था। बट यहां पे हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, यहां का जो सरप्लस है बच्चों, उस सरप्लस को कभी भी मेंबर्स में बांटा नहीं जाएगा। उस पैसे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिटेन किया जाएगा, अलबत्ता उसे हम कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देंगे। वापस से पढ़िएगा इस पॉइंट को, सरप्लस जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द मेंबर। मेंबर्स के बीच में उसे कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, उसको बकायदा हम क्या करेंगे, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन में ही रिटेन करेंगे। सिंपली उसको क्या कर दिया जाएगा, सिंपली एडेड टू कैपिटल फंड। सर कैपिटल फंड में हम उसे ले जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि हमारा कैपिटल फंड का अमाउंट और बढ़ जाए। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न द रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, एक रेपुटेशन गेन करता है, एक अच्छी अपनी इमेज क्रिएट करता है। जितना ज्यादा जिस पर्पस के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, उस पर्पस को अगर वो सॉल्व करता है, सोसाइटी को बेहतर तरीके से सर्व करता है, तो हम बोलेंगे कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, वो एक अच्छी रेपुटेशन गेन कर रहा है।
ठीक है ना। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंट फॉर प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। भाई अब जितने भी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, और अकाउंट्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी करंट हमारे जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और जो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनके लिए एक इंफॉर्मेटिव चीज होगी कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इतना फंड इकट्ठा किया है, उस पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल किया है, और उस तरीके से ही हम आगे चल के उसको किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। सो अब एक बार वापस से हम जरा इसके पूरे के पूरे पॉइंट्स को मैं एक बार डिस्कस कर लूं। तो सर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, यहाँ पे देखिएगा सर। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन पर्पस है सर्विसेज देना। सर्विसेज किसको दिए जाएंगे सर? सर्विसेज दिए जाएगी एक तो सिंपल सी बात है ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कुछ पब्लिक को ही देगी, और या फिर हम बोल सकते हैं पब्लिक इन जनरल। ठीक है ना। इस तरीके से ये होते हैं आपके नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल्स की हम लोग बात करें, एग्जांपल्स हमने लिए स्कूल्स, ठीक है ना, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, स्पोर्ट्स क्लब, religious societies. These are the examples of नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए जाते हैं उसका मेन एम कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता है, बट सर्विसेज। स्कूल्स क्या देंगे सर? स्कूल्स की अगर मैं बात करूं, स्कूल्स क्या देंगे, एक मिनट साफ कर देते हैं। हाँ जी, स्कूल्स क्या देंगे सर? स्कूल्स देंगे एजुकेशनल सर्विसेज। सर लाइब्रेरी क्या देगी? सर अगेन वो भी बुक्स वगैरह पढ़ने की। हॉस्पिटल्स क्या देंगे आपको? मेडिकल फैसिलिटीज। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, भाई जो भी चैरिटी के लिए बनाए गए हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, ठीक है ना, वो सारी चीजें। स्पोर्ट्स क्लब की हम लोग बात करें, किसी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, उनका पैसा कमाना मुद्दा नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना मुद्दा नहीं है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। रिलीजियस सोसाइटी, भाई लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उनको सर्विस देने के लिए, रिलीजियस सर्विसेज देने के लिए इसलिए बनाया जाता है। आई गेस यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी। कैरेक्टरिस्टिक्स वापस से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहला है कि पहला ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो काय के लिए होते हैं? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किसको? स्पेसिफिक ग्रुप को, पब्लिक एट अ लार्ज को, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें कि किस फॉर्म में होता है सर, ये एक तरीके का चैरिटेबल फॉर्म में बनाया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे, इसको सही कर लेते हैं। हाँ जी, ये ले लेते, ठीक। काय के लिए बनाया गया सर? चैरिटेबल पर्पस के लिए। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, प्रोवाइडिंग सर्विसेज स्पेसिफिक ग्रुप को या पब्लिक एट अ लार्ज को, ठीक है ना। क्यों बनाया, किस तरीके, किस रूप में बनाए जाते हैं? चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटीज के रूप में। और इसमें सब्सक्राइब करने वाले लोगों को हम लोग कौन बोलते हैं? मेंबर। यहाँ पे हम पार्टनर शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, शेयर होल्डर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मेंबर्स शब्द को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बात करें सर, यहाँ पे ना एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से काम होता है। मैनेजिंग कमिटी होती है इनकी, एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है, जिसको इलेक्ट भी मेंबर्स करते हैं। मेंबर्स खुद वोट डाल के अपने जो हेड है या मैनेजिंग कमिटी है उसको डिसाइड करती है। उसके बाद इनके मेन सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो एक हो जाता है सर सब्सक्रिप्शन, दूसरा हो जाता है डोनेशन, तीसरा हो जाता है लीगसीज, तीसरा हो जा सॉरी चौथा हो जाता है आपका ग्रांट इन एड, फिर हो जाता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ये सारी चीजों से इनकम जनरेट होती है। देन उसके बाद मैं बात करूं कि सर यहाँ पे और क्या निकल के आता है, तो भाई जितना भी मेंबर्स ने पैसा मिला के इकट्ठा किया है या डोनेशन से पैसा आया है, जितना भी सरप्लस मनी पड़ी है, वो सब क्या कहलाएगा? कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड। जितना भी फंड रेज किया जाएगा उसे कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने, हमने यहाँ पे बात करी थी कि सर जब इनकम ज्यादा होती है, एक्सपेंडिचर कम होते हैं, तो उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सरप्लस।
प्रॉफिट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये सरप्लस जो होगा वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में ही रिटेन होगा, कोई भी मेंबर इसको विड्रॉ नहीं कर सकता है। हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। या फिर सिंपल सी बात बोलूं तो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा सरप्लस को, और उसी तरीके से अगर डेफिसिट हुआ तो कैपिटल फंड में से माइनस भी हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग कैपिटल फंड में से डेफिसिट को माइनस कर दिया जाएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनकी रेपुटेशन पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि भाई वो किस तरीके से वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कर पाए हैं, सोसाइटी की कितने वेलफेयर के लिए काम कर पाए हैं। जितना वेलफेयर के लिए काम होगा उतनी ज्यादा उसकी रेपुटेशन बनती जाएगी। आई गेस यहां तक उसकी मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का आपको समझ में आ गया होगा।